नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान ज्योग्राफी में हमने पिछला जो टॉपिक है मिट्टी वो कंप्लीट कर लिया था। अगला जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की वन संपदा, जिसमें राजस्थान की वन गणना और राजस्थान का जो परसेंटेज है कौन कितने क्षेत्र पे वन है और कौन कौन से वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो अब ये जो टॉपिक है हम ये शुरू करते हैं। तो हमारा जो अब ये टॉपिक है वो है वन संपदा। राजस्थान का जो अगला टॉपिक है हमारे राजस्थान ज्योग्राफी का वो है वन संपदा। और वन संपदा में हम सबसे पहले लिखेंगे वन नीतियाँ। तो वनों से संबंधित कुछ नीतियाँ बनाई गई और ये जो नीतियाँ कुछ केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, कुछ राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है। और इनमें जो दो प्रकार से बांटा गया है इनको, एक होती है राष्ट्रीय वन नीति और एक होती है राज्य वन नीति। राष्ट्रीय वन नीतियाँ और राज्य वन नीति, राज्य की वन नीतियाँ। सबसे पहले ब्रिटिश काल में वनों को के संरक्षण के लिए या फिर कितने क्षेत्र पर वन होने चाहिए उसके लिए जो वन नीति बनाई थी 1894 में जो ब्रिटिश काल में पहली वन नीति भारत की बनाई गई थी। और उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के समय भारत की पहली वन नीति बनाई गई थी 1894 में। उसके बाद में स्वतंत्र भारत जो पहली वन नीति बनाई 1952 में बनाई गई थी। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति बनाई गई थी वो 1952 में बनाई गई थी। और जो नवीनतम जो वन नीति 1988 में बनाई गई थी भारत में, तो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है आपको कि नवीनतम भारत की यानी ये राष्ट्रीय वन नीति जो नवीनतम है वो 1988 की है। तो भारत की पहली वन नीति जो बनाई गई थी वो स्वतंत्र भारत की 1952 में बनाई गई थी। जबकि ओवरऑल अगर देखें तो भारत की पहली जो वन नीति 1894 में बनाई गई थी, लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा ब्रिटिश काल में बनाई गई थी। जबकि स्वतंत्र भारत की पहली जो वन नीति की बात करें 1952 में बनाई गई थी और जो नवीनतम जो वन नीति है वह 1988 में बनाई गई थी। अब इसके बाद में हम देखते हैं राज्य वन नीतियाँ। राजस्थान की जो पहली वन नीति थी 2010 में बनाई गई थी। 2010 में राजस्थान में पहली वन नीति। और एक बात और ध्यान रखना, इसके साथ में जल नीति, राजस्थान में पहली वन नीति और जल नीति दोनों जो हैं वो 2010 में बनाई गई थी। ये जो क्वेश्चन है कि राज्य की वन नीति और जल नीति कब बनाई गई थी, तो ये 2010 में बनाई गई थी। ये 2018 के एक पेपर में दोनों एक ही पेपर में दोनों पूछे गए, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको। वो तो राज्य की पहली जो वन नीति है वो 10 फरवरी 2010 को बनाई गई थी। राजस्थान की पहली वन नीति ये थी और इसके साथ में जल नीति भी 2010 में बनाई गई थी। अब नवीनतम जो राजस्थान में बनाई गई है ये अभी करंट में 2023 में पिछले साल ही बनाई गई है 5 जून, जिसको पर्यावरण दिवस आता है। पर्यावरण दिवस के दिन 2023 में इसको बनाया गया। तो जो राजस्थान की नवीनतम है और करंट के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान की जो नवीनतम वन नीति है 5 जून 2023 को बनाई गई थी। तो इस हिसाब से ये भी राजस्थान की नवीनतम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखता है। इसी के साथ एक फैक्ट और है इसमें कि राजस्थान देश का पहला ऐसा स्टेट है, राजस्थान देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसने स्वयं की वन नीति जारी की थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने वन नीति जारी की थी। तो राजस्थान वन नीति जारी करने वाला पहला स्टेट बना हुआ है। तो हमसे अगर कोई पूछे तो कि वह कौन सा राज्य है जिसने अपनी वन नीति जारी की करने वाला पहला स्टेट है, वो कौन सा है? राजस्थान है। अब इन वन नीतियों के अनुसार जो वन लक्ष्य रखे गए हैं, कितने % भूभाग पर वन होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, तो वो है वन लक्ष्य। तो वन नीतियों के अनुसार वन लक्ष्य होने चाहिए। अब ये लक्ष्य जो है वो भी दोनों प्रकार से आएंगे, राष्ट्रीय वन नीतियों के अनुसार भी होंगे और राज्य के अनुसार कितने लिखे गए। तो यानी कि जो टारगेट जो फॉरेस्ट टारगेट है वो राष्ट्रीय वन नीति है और राज्य वन नीतियों के हिसाब से दोनों के साथ कितने रखे गए उनकी बातें करते हैं। सबसे पहले हमारी है राष्ट्रीय वन नीति। अब राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से भौगोलिक क्षेत्र पर, पर्वतीय क्षेत्र पर और आपके जो मैदानी क्षेत्र पर कितने वन होने चाहिए वो आपको देखा है। देखिए भौगोलिक क्षेत्र जो है यानी ओवरऑल जो क्षेत्र है जैसे राजस्थान का ओवरऑल जो क्षेत्र है 100% माना है हमने, राजस्थान का ओवरऑल जो क्षेत्रफल है 100%। अब उसके 33% भाग पर, ओवरऑल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। यानी कि किसी भी स्टेट हो या फिर कोई कंट्री हो, उसके किसी भी स्टेट हो या फिर भारत का पूरा जो आपका भौगोलिक क्षेत्र उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए।
इसके बाद में दूसरा है कि अब ये ओवरऑल हो गया। इसके अलावा जो आपके पर्वत हैं उन पे कितने वन होने चाहिए, पर क्योंकि पर्वतों पर न तो जनसंख्या निवास करती है और न ही वहाँ पर ज़्यादा खेती की जा सकती है, तो उनके 60% भाग पर, पर्वतों के 60% भाग पर कितने क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। तीसरा मैदान, क्योंकि मैदान में जनसंख्या में निवास करती है, वहाँ पर लोग भी रहते हैं, कृषि और लोग रहेंगे तो आजीविका चलाने वहाँ पर कृषि भी करेंगे। उसके लिए तो ये नहीं कि हम 60% भाग पर या 70% भाग पर या फिर 33% भाग पर भी वन रख सको, लेकिन उसके लिए जो है वो 20% भाग पर है। इसलिए क्योंकि लोग भी रहेंगे, खेती भी करेंगे, तो इसके लिए 20% भूभाग पर जो है मैदानी भाग पर वन होने चाहिए। तो ये हमने बात की राष्ट्रीय वन नीति की। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ओवरऑल जो है 100% में से 33% भूभाग पर किसी भी राज्य के या फिर भारत देश के 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें लगभग आपका जो 60% पर्वतीय क्षेत्र उस पर वन होने चाहिए। और तीसरा जो है वो मैदानी भाग, तो 20% मैदानी भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। अब राजनीति के अनुसार हम बात करें तो राजस्थान की जो राजनीति है उसके अनुसार, तो राज्य वन नीति के अनुसार 20%, राजस्थान की जो राज्य वन नीति है उसके अनुसार राजस्थान के 20% भौतिक भाग पर, 20% भौगोलिक भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भाग पर होनी चाहिए और राज्य के अनुसार, राज्य वन नीति के अनुसार 20% भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे वनों के वर्गीकरण सॉरी कि वनों को वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, वनों का जो वर्गीकरण है वो प्रशासनिक और कानूनी और प्रशासनिक आधार पर किया जा सकता है, और दूसरा होता है भौगोलिक या फिर वहाँ की जलवायु खंड है उसके अनुसार भी वनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो फर्स्ट है कानूनी या प्रशासनिक और दूसरा भौगोलिक वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे कानूनी या प्रशासनिक। तो राज्य वन अधिनियम है 1953 का राज्य वन अधिनियम है। 1953 की राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक या कानूनी आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। जो वन है ये आपके, उनको 3 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से इनकी बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक वर्गीकरण। तो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आरक्षित, एक रक्षित और एक अवर्गीकृत वन। तो पहला है आरक्षित, दूसरा रक्षित और तीसरा अवर्गीकृत। मैंने थोड़ा इंग्लिश में नाम याद रखना। आरक्षित होता है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा होता है रक्षित प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इंग्लिश में याद रखोगे थोड़ा सा आपको और अच्छे से ध्यान रहेगा। आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस बात करते हैं, तो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। प्रशासनिक के कानूनी आधार पर हमने 3 भागों बांट दिया, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है, क्या इनमें समानता है, क्या इनमें भेद है। तो देखिए, जो आरक्षित वन होते हैं ये पूरी तरह से आरक्षित होते हैं। इनमें किसी भी तरह का पशुचारण या फिर लकड़ी काटना हो, वो किसी या आखेट हो, हालांकि आखेट तो बिल्कुल ही आप जो बाकी के जो हैं उनमें भी नहीं कर सकते, आखेट तो संपूर्णतः निषेध है। लेकिन इनमें जो लकड़ी काटना है, पशुचारण है, वो इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आरक्षित वन होते हैं, आरक्षित वन जो रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, इनमें लकड़ी काटना, पशुचारण और आरक्षित आखेट, लकड़ी काटना, पशुचारण, आखेट जो है उसको पूर्णतः क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया है। इनमें पूर्णतः प्रतिबंधित इसको किया गया है। दूसरा है, पहला हो गया हमारा आरक्षित, दूसरा रक्षित वन। रक्षित वन है, इनमें सीमित लकड़ी काटने और पशुचारण की अनुमति दी जा सकती है या फिर छूट मिल सकती है। लकड़ी काटने और पशुचारण की पर सीमित छूट दी जा सकती है। तीसरा है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन है, उनमें आप पशु चराइए, खुद घूमिए या फिर लकड़ी काटिए, किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं। हालांकि ये नहीं है कि भाई आप इसमें जाके शिकार करो। शिकार तो राजस्थान हो या फिर आपका इंडिया में पूरी तरह बैन किया गया है। तो इनमें जो है अवर्गीकृत जो वन है उनमें लकड़ी काटने, पशुचारण पर पूरी तरह छूट होती है। अब इनमें देखते हैं कि भाई कितने % क्षेत्रफल पर आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन है, कौन से जिले में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल की, तो जो आपके आरक्षित यानी रिजर्व,
37.5% क्षेत्रफल पर, 37.5% क्षेत्रफल पर कौन से वन है? आरक्षित। दूसरा 56.55, 56 जस्ट एक कम करो 55, 56.55% भाग पर कौन सी वन है? आरक्षित वन है। तीसरा है अवर्गीकृत, आपके 6.40, 6.40% भाग जो है उस पर कौन सी वन है? अवर्गीकृत वन है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा वन है रक्षित वन। रक्षित वन सबसे ज़्यादा है 56.55%, और सबसे कम कौन से हैं? तो वह अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन कितने हैं? 6.40% है। अब कौन से ज़िले में ये पाए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला जो है आरक्षित वन, ये सर्वाधिक पाया जाता है उदयपुर में। दूसरा जो है आपका आरक्षित वन पाया जाता है सर्वाधिक बारा में, और अवर्गीकृत जो वन है वो सर्वाधिक पाया जाता है बीकानेर में। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है। तो आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। आरक्षित वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है बारा में, और अवर्गीकृत कहाँ पाया जाता है? बीकानेर, बीकानेर में पाए जाते हैं। अब पहला वर्गीकरण हो गया, प्रशासनिक वर्गीकरण हो गया। अब दूसरा वर्गीकरण मैंने बताया था भौगोलिक, भौगोलिक वर्गीकरण। अब हम देखते हैं भौगोलिक वर्गीकरण किस तरह से किया गया। अब जो भौगोलिक वर्गीकरण है, भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर इनको बांटा गया है 5 भागों में। भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। इसमें जो पहला है वह उष्ण कंटीले वन या मर्दवेद जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति होती है। जो कंटीले प्रकार की वनस्पति होती है, जो खासकर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, वो है पहले में उष्ण कंटीले या मर्दवेद। दूसरे है उष्ण धौंक वन, उष्ण धौंक वन दूसरे, ये लगभग 58% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। तीसरा जो है उष्ण शुष्क मानसूनी, उष्ण शुष्क मानसूनी पतझड़ वन, जो लगभग 28% जो क्षेत्रफल है उस पर पाए जाते हैं। और ये जो आपका जो पूर्वी मैदानी भाग है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये लगभग मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसके बाद तीसरे जो है, इसके बाद है चौथे हैं सागवान वन। ये लगभग 7% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। तो सागवान वन जो है वो लगभग 7% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। और इसके बाद है पाँचवें और लास्ट सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है राजस्थान के लगभग नगण्य मान सकते हैं आप, 1% से भी कम क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। और इनको क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, और ये जो है माउंट आबू सिरोही यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इसके बाद में हमें, अब जो ये वन है भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर, अब ये कौन से वन जो है आप पाए जाते हैं, कितने इनके लिए वर्षा चाहिए, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो उनको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि भौगोलिक आधार पर जो वन है उनको 5 भागों में बांटा गया था। ये चीज़ हम देख सकते। और 5 प्रकार होते हैं: उष्ण सदाबहार वन, उष्ण शुष्क सागवान वन, उष्ण शुष्क मानसूनी वन, और उष्ण धौकड़ाई वन या उष्ण कंटीले वन। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उपोष्ण सदाबहार वन। उपोष्ण सदाबहार वन जो है, लेकिन जो वर्षा चाहिए, जो सदाबहार है तभी की वर्षा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। अब राजस्थान में 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा जो है सिर्फ एक ही स्थान में होती है, वो माउंट आबू सिरोही। तो ये जो वन है वो पाए जाएंगे, माउंट आबू सिरोही पाए जाएंगे। और इनका जो भौगोलिक वन क्षेत्र में जो योगदान है वो 1% से भी कम, 1% से भी कम क्षेत्रफल पर ही पाए जाते हैं। अब इनमें जो पादप पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं? एक डिक्लोपटेरा आर्बोरेंसिस घास होती है। डिक्लोपटेरा आर्बोरेंसिस घास होती है, इसे अम्बरतली भी कहते हैं। इसी घास को अम्बरतली भी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जामुन और बांस भी एक प्रकार का घास है, इसे आदिवासी घास सोना भी कहा जाता है। तो ये जो है वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा, उपोष्ण सदाबहार जो वन होते हैं इनमें जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इन वनों की एक जो विशेषता होती है, जैव विविधता होती है, वो सर्वाधिक पाई जाती है। अब अगले जो है उष्ण शुष्क सागवान वन, जैसे जो है उष्ण शुष्क सागवान वन। इनके लिए वर्षा जो होती है, वर्षा की जो मात्रा है 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है, 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। और लगभग ये जो इनका भौगोलिक वन क्षेत्र में योगदान है वो है 7%
रेड के आसपास भौगोलिक क्षेत्र में इनका योगदान होता है। अब रेल में जो इनका जो विस्तार है, इनका जो विस्तार है, एक तो दक्षिण राजस्थान, और दक्षिण राजस्थान के अलावा कोटा और झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है दिल्ली, इस क्षेत्र से 110 सेंटीमीटर वर्षा है। और ये वर्षा की जो मात्रा है इसको टच करने वाले जगह दक्षिण राजस्थान में एक कोटा और झालावाड़ वाला क्षेत्र इसमें आता है। विस्तृत का विस्तार है, तो वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र की बांसवाड़ा, दुर्ग और प्रतापगढ़ आएगा। इसके अलावा दो जिले आड़ूती गए, कोटा और झालावाड़, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अब जो सागवान के वनों में जो वृक्ष कंपल्स पाए जाते हैं, एक तो सागवान, गूलर, महुआ, तेंदू जो है, सागवान, गूलर, महुआ, तेंदू जो है